प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह, जो कि संपूर्ण विश्लेषण यहां से आपको मिलने वाला है। हालांकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की इस सीरीज के अंतर्गत आपको बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर जनवरी 2021 से अब तक का तमाम जो मंथली नोट्स बना है या फिर मंथली वीडियो जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, वो मिल जाएगा। हालांकि हमने आपको नवंबर 2022 वाला भी अपडेट कर दिया है। ये जो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे हैं, ये अक्टूबर 2022 से संबंधित है। अक्टूबर 2022 वाला छूट गया था, जिस वजह से हम यहाँ पर इसे लेकर आए हैं। निसंदेह ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है 12 फरवरी 2023 को, इस परीक्षा में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी मेकर इस दिशा में आपके साथ पिछले कई वर्षों से कार्यरत है और हम आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको जो विश्लेषण मिलता है करंट अफेयर्स का, उससे आपका एक प्रकार से स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है। आप यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे तो खुद ब खुद अंदाजा लगा लेंगे किस प्रकार से यहाँ पर हम आपको कंटेंट देते हैं। फिलहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया गया था और हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं प्रज्वल पांडे। अब यहाँ पर जब आप विकल्पों पर नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में सारण है और फिर दूसरे में है सिवान और ऑप्शन नंबर सी में है गोपालगंज। तो इन तीनों जिलों की हम बात करें तो ये तीनों जिले आते हैं सारण प्रमंडल के अंतर्गत। हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार में प्रमंडल की जो संख्या है ये 9 प्रमंडल है और इनमें से सारण एक प्रमंडल है। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। इसको याद रखने का ट्रिक हमने बताया था आपको, सासीगो। और वहीं पर बात करें पटना की, तो पटना एक जिला के साथ साथ बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल भी है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 6। और एक प्रश्न बना था आपके 64वीं या फिर 65वीं प्रीलिम्स एग्जाम में कि पटना जिला बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह के प्रश्नों पर भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 9 जिले हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को, या फिर पटना जिला कुल 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इस प्रकार से आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिलहाल हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना कि जनगणना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जातीय जनगणना बिहार में काफी ज्यादा कर सकते हैं खबरों में है, इस पे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। मुझे लगता है कि जो जातीय जनगणना का कार्य स्टार्ट हुआ है, इसके आंकड़े आने में देरी हो सकती है और शायद ये एग्जाम में ना पूछा जाए। तो इस लिहाज से हमने यहाँ पर 2011 के जनगणना के आंकड़े को बिहार की दृष्टि में आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन इस बार मुख्य रूप से इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि ये जो कह सकते हैं 2021 वाला जो जनगणना होना था, ऐसे में इसमें कोरोना संक्रमण की वजह से देरी हुई है। जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं, ऐसे में ये अंतिम समय है 2011 की जनगणना के आंकड़े का, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। बिहार के दृष्टिकोण से इसे आपको ध्यान रखना है। बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 दर्ज की गई थी और इसके आधार पर पुरुषों की जनसंख्या को आप यहाँ से देख सकते हैं। हिस्सेदारी की यहाँ पर बात किया गया पुरुष और महिला वर्ग में। साथ साथ देश की जनसंख्या में कुल भाग कितना था बिहार का, ये तमाम चीजें जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनगणना 2011 के आंकड़े को प्रस्तुत कर रही है। ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। वहीं पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा दशकीय वृद्धि दर। यहाँ पर ये तमाम आंकड़े हैं, यहाँ से एग्जाम में पहले भी प्रश्न बने हैं। निसंदेह आगे वाले यानी कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है। और फिर इसके अतिरिक्त जो हमारा अगला पॉइंट है, ये है साक्षरता से संबंधित। तो साक्षरता के कुछ आंकड़े बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नई वाले जो कॉपी आपने तैयार किया था बीपीएससी एग्जाम के लिए, आप यहाँ से तमाम चीज़ों को वहाँ पर नोट कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा लिंगानुपात। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। राज्य का लिंगानुपात जो दर्ज हुआ था ये था 918। लिंगानुपात को आप किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है।
तो वर्तमान जो आंकड़े हैं 2011 के अनुसार पे, तो ये 918 है बिहार में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से फैक्ट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने आपको कई बार बतलाया है, आई होप कि आपको याद होगा। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, नोट कीजिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय पशु है बैल। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है और राजकीय फूल यानी कि जो मतलब बिहार का राजकीय फ्लावर है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा होता है। मैं आपको बता दूं, बिहार का राजकीय फूल वर्तमान में गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और आपको ध्यान रखना, बिहार की जो नवीनतम स्थिति है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था और उसके बाद से बिहार के पूरे भूभाग का 46% का मतलब हिस्सा लेकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूभाग रहा था यानी कि जो क्षेत्रफल रहा था, ये 54% हिस्सा बिहार के क्षेत्र में रहा था। ये बंटवारा के परिणाम स्वरूप बिहार के क्षेत्र में जितनी भी खनिज संपदाएं थी वो झारखंड में चली गई थी। हालांकि खनिज संपदा के बारे में हमने कई सारे वीडियो में चर्चा किया है कि जमुई में स्वर्ण खदान मिला है। केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि पूरे भारत का 44% स्वर्ण जो है ये बिहार के जमुई जिले में। जमुई जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य है नागेनकटी। यहाँ पर बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित किया गया था। ये तमाम चीजें आपको इसी प्रकार से चेन बना के याद रखना है जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिले। यहाँ से निसंदेह एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है लोक नृत्य के बारे में। जाट, जाटिन, कजारिया, पनवारिया और विदिशा यहाँ की कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। और जो आप यहाँ पर दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष देख रहे हैं, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। जिस एग्जाम में आपके 5 विकल्प होते हैं प्रश्न में, वहां पर ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। विकल्पों में आपको कुछ इस प्रकार से फंसाया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा बिहार का राजकीय चिन्ह है क्या है, तो आपको ऑप्शन में देगा दो स्वास्तिक, या फिर दे देगा बौद्धि वृक्ष, या फिर दो स्वास्तिक और बौद्धि वृक्ष, या फिर आपको मतलब इस प्रकार से उलझन में डाला जाएगा। तो उसमें से जो आपका सही आंसर होगा, जो उसमें आप चुनेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी विकल्पों में इस प्रकार का कंफ्यूजन पैदा हो तो आंख मूंद के आपको उस विकल्प को चुनना है। दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष ही बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। और भारत वाले मैप पर जो बिहार की स्थिति है, ये बिहार की स्थिति है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो बिहार से जुड़ी हुई इतनी बेसिक से फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए एक ऑफर आया है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये तमाम जो मटेरियल आप यहाँ पर देख रही है पीडीएफ फॉर्मेट में बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिल जाएगा। निसंदेह ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस कोर्स का जो एक्चुअल फी है ये है 799 12 महीने के लिए। और इसमें आपको एप्लीकेशन को जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे बीपीएससी मेकर ऐप को, सबसे पहला काम करना है कि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो 68वीं वाला कोर्स है उसको जब बाय करेंगे आप तो प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करेंगे BM100। तो इसमें आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के परिणाम स्वरूप इस कोर्स की जो कर सकते हैं एक प्रकार की फी होगी ये 299 होगी 12 महीने के लिए। इस कोर्स में आपके तमाम जो स्टडी नोट्स होंगे बीपीएससी एग्जाम के लिए वो इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था जो कि 62 टेस्ट सीरीज का प्लान है, आप जब भी इसे ज्वाइन करेंगे ये तमाम जो टेस्ट है ये ऑनलाइन माध्यम में है, ये तमाम आपको मिल जाएंगे। इसमें 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है और साथ ही साथ इसमें आपका 12 करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट है। ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। निसंदेह यहां से आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। आपकी एग्जाम की जो तिथि प्रस्तावित है ये 12 फरवरी 2023 है। तो इस तिथि को मद्देनजर रखते हुए आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निसंदेह ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और साथ ही साथ इस कोर्स के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलने वाला है। जनवरी 2021 से अब तक का आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स के कोर्स को अलग से भी परचेज कर सकते हैं। ये सुविधा हमने आपको दिया है।
अगर आप 68वीं वाले कोर्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर करंट अफेयर्स ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड रहेगी। लेकिन वहीं पे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स ही लेना चाहते हैं, तो केवल और केवल 99 रुपये में ये आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। कूपन कोड आप इस्तेमाल करेंगे BM100, जिसमें कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करेंगे ये 15 जनवरी, आपको ध्यान रखना है 15 जनवरी 2023 तक ही ये आपका वैध रहेगा। 15 जनवरी 2023 तक आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस तिथि से पहले आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिए। निसंदेह ये आपके लिए एक प्रकार से वरदान सिद्ध होगा। चलिए अब यहाँ पर हम अक्टूबर 2022 महीने के करंट अफेयर्स की इस वीडियो की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपको इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न होगा कि अक्टूबर 2022 में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित विस्तृत एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन बनाया है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट पंकज त्रिपाठी से संबंधित है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 का जो आयोजन हुआ, इसमें बिहार के गोपालगंज के अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। गोपालगंज की भी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले, जो कि जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार में 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था गोपालगंज। हमारा अगला पॉइंट है कि पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म थी रन, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि किनको पदच्युत कराने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। किनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखना है प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और साथ साथ इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। अब यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा, जयप्रकाश नारायण को अर्थात उन्हें लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको रखना है। हालांकि आप चाहें तो इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। करंट अफेयर्स कोर्स के तहत आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आई CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी। अक्टूबर 2022 में ये रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें बिहार की बेरोजगारी दर की, तो इसका राइट आंसर होगा 11.40% ये दर्ज किया गया था CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। अब यहाँ पर इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE द्वारा जारी सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर का आंकड़ा घट करके 6.43% हो गया। लेकिन वहीं पर हम अगले पॉइंट में बात करें कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगस्त में बेरोजगारी दर 8.3% के साथ एक साल की उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। साथ ही साथ वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें बिहार की दृष्टिकोण से या फिर अन्य राज्यों की दृष्टिकोण से, तो ऐसे में हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आंकड़े को, ये पूरे भारत के आंकड़े को मतलब यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं पर हम इस पॉइंट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सर्वाधिक
23.8% की बेरोजगारी दर राजस्थान में रही, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 23.2%, हरियाणा में 22.9% और वहीं पे त्रिपुरा में 17%, झारखंड में 12.2% और बिहार की दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 11.4% ये दर्ज किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट होगा इसी आंकड़े से संबंधित कि वहीं पर सबसे कम बेरोजगारी दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रही, जहां पर 0.1% बेरोजगारी दर आंकी गई CMIE की रिपोर्ट के आधार पर। हमारा अगला हो जाएगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ था। अक्टूबर 2022 में किस जिले के एक गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, या फिर गोपालगंज का ये गांव है काकड़कुंड, यहीं के रहने वाले हैं मुकेश कुमार। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट जो हमने शामिल किया है बिहार से प्रमुख हस्ती और उनसे संबंधित स्थल। ये एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक है जहां से बीपीएससी खास करके या फिर बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो खुद ही समझ पाएंगे। हमारा पहला पॉइंट यहां पर होगा राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध है बिहार के जीरादेई ग्राम से, जो कि सिवान जिले के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस ग्राम में हुआ था, या फिर जो जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ ये किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर इसे शामिल किया है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में इस गांव को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये तमाम जानकारी हमने आपको इसी श्रृंखला के अंतर्गत दिया है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें राजकुमार शुक्ल की, जिनका जन्म हुआ था मुरली भरावा पश्चिमी चंपारण में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में प्रश्न बने, वास्तविकता है, मैंने देखा है और मुझे याद है। मैं ये सारी चीज़ों को देखते रहता हूँ कौन से प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये तमाम प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हैं अगर आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को खास करके बिहार से संबंधित जो एग्जाम हुए हैं आप उनमें जाकर देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखेगा। तो राजकुमार शुक्ल जो संबंधित है ये मुरली भरावा पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल ने ही जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, महात्मा गांधी को चंपारण आने पर आग्रह कह सकते हैं आमंत्रित किया था। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर भोजपुर से संबंधित है। और वहीं पे हमारा अगला पॉइंट होगा श्री कृष्ण सिंह, खानवा नवादा से ये संबंधित है। और अगला हमारा होगा मौलाना मजहरुल हक, जो कि ब्रह्मपुर पटना से ये संबंधित है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक और है सच्चिदानंद सिन्हा, आरा भोजपुर से ये संबंधित है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको रखना है, तभी जाके आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न होगा कि अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। इस तरह की जो उपलब्धि बिहार के नाम दर्ज होती है तो ऐसे में इस सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर का भी यहाँ पर नजर रहता है और यहाँ से निसंदेह एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अनीशा दुबे जो संबंधित है ये बिहार के जमुई की रहने वाली है। हालांकि जमुई के बारे में हमने कई सारी जानकारी आपको दिया है, आपको याद होगा। फिलहाल हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि बिहार के जमुई जिले की 24 वर्षीय अनीशा दुबे ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और आपको ध्यान रखना, दरअसल उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। और उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई 13 दिनों में कंप्लीट की थी। महज 13 दिन का इन्होंने समय लिया और इस ऊंचाई को इन्होंने कंप्लीट किया है। हमारा अगला पॉइंट होगा कि इससे पहले अनीशा दुबे हिमाचल प्रदेश की माउंट पतालूस की 14,000 फीट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा चुकी है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं इनके नाम, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि अक्टूबर 2022 में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वीं बार लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अब इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया और इसके साथ ही वे 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये यहाँ से ध्यान रखें। हमारा अगला पॉइंट है लालू प्रसाद यादव का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इस पॉइंट में हमने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को आज़ादी के एक वर्ष बाद गोपालगंज बिहार में हुआ था।
और हाल ही में 11 जून को उनका यानी कि 11 जून 2022 को उनका 75वां जन्मदिन मनाया गया है। नोट कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन जो मनाया गया ये 11 जून 2022 को मनाया गया। और इसके साथ ही आपको एक प्रश्न यहाँ से ये भी याद रखना है कि राजद द्वारा इस दिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको इस चीज को यहाँ से नोट कर लेना है। हमारा अगला पॉइंट होगा, वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, लालू प्रसाद यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने थे। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी ये रह चुके हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7वां प्रश्न। आई होप कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्रकार से हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये तमाम चीज़ अगर आप करते हैं तो एक प्रकार से आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और भी अधिक छात्रों तक पहुंच पाएंगे जो कि आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई को बरकरार नहीं रख पाते हैं। क्योंकि मार्केट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस तरह का मटेरियल देने के लिए अधिक से अधिक मतलब कर सकते हैं एक प्रकार के पैसे का डिमांड करता है। वो तमाम चीजें यहाँ पर हम आपको मिनिमम फी में कर सकते हैं फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अदर छात्रों को भी इसकी हेल्प होनी चाहिए। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के अक्टूबर 2022 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई थी। हालांकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं तमाम जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत दिया है। चूंकि यह वीडियो बिहार स्पेशल है इसी वजह से यहाँ पर पुनः इसको शामिल किया गया है। तो इसमें हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इससे बाघ की जो पहचान हुई थी ये T105 यानी कि T105 बाघ के रूप में इसकी पहचान हुई थी। और इनसे संबंधित जो हमारा एक्सप्लेनेशन है आपको ध्यान रखना, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 10 लोगों की जान लेने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को आखिरकार मार दिया गया। वन अधिकारियों ने उसे शूटर्स के जरिए मौत के घाट उतारा है। हालांकि इसके पीछे आपको ध्यान रखना है कि आदमखोर बाघ की जो पहचान हुई ये T105 के रूप में हुई और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसे गोली मारने का आदेश जारी किया था। और इसके लिए शूटर्स और नेपाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी बिहार में। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो बनेगा ये कैमूर में बनेगा। इसको लेकर के बहुत सारी बातें हमने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा 8वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर छूट रहा है जो कि आपको देना है। यहाँ पर एक जानकारी ये है कि जो बिहार का टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पर 1 नवंबर 2022 को ये चीज़ें हम यहाँ पर ऐड नहीं किए, आपको ध्यान रखना 1 नवंबर 2022 को बिहार में पहली बार टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पे। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और पश्चिमी चंपारण जिला की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की अक्टूबर 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, जो आंकड़े आए हैं उस आधार पर हम देखें वर्ष 2021-22 में बिहार में या फिर बिहारियों की सालाना आय में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है इसका राइट आंसर होगा 9.4%। तकरीबन मान के चलिए 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई है इस वित्तीय वर्ष में। इनसे संबंधित जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इसे आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी 2021-22 यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की विकास दर 10.98% रहने का अनुमान था। परिणाम स्वरूप राज्य की विकास दर में बढ़ोतरी का सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखा। जो मतलब कर सकते हैं विकास दर का जो आंकलन किया गया था इसके परिणाम स्वरूप इसका जो असर है राज्य के यानी कि बिहारियों के प्रति व्यक्ति आय पर भी इसका असर दिखा। और इस आंकड़े के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोगों की सालाना आय में 2,652 रुपये की वृद्धि दर्ज हुई है। आपको ध्यान रखना यह रिपोर्ट जारी हुआ था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में 9.4
4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सालाना प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात करें हम, तो कुछ राज्यों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी आपके साथ साझा किया है। तो इसमें सबसे पहला हमारा होगा अपना बिहार, और बिहार की बात करें प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर्ज हुई ये 9.4%, और वर्तमान आय की बात करें तो 30,779 रुपये दर्ज किया गया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें जो वृद्धि हुआ महज 2.7%, और वर्तमान प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 40,432 रुपये। वहीं पे पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई, और वर्तमान आय है 55,126 रुपये। ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो कि आपको ध्यान रखना इस संस्था के द्वारा जारी किया गया और उसी आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है। हालांकि इनसे संबंधित प्रश्न थोड़ी देर पहले भी आया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो 11 अक्टूबर 2022 को इनकी जयंती मनाई गई ये कौन सी जयंती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 120वीं जयंती अभी हाल ही में इनकी मनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना, हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को उनकी यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। ये जानकारी हमने अभी आपको दिया, और इस साथ ये भी जानकारी दिया था 1970 के दशक में इन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था ताकि उन्हें पदच्युत कराया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, उन्हें लोकनायक नाम से जाना जाता है, और साथ साथ ये तमाम चीजें मरणोपरांत भारत रत्न 1998 में और समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। ये तमाम जानकारी नोट कीजिएगा। हमारा अगला होगा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% यानी कि 100% यानी कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, बिहार का पहला जिला बना है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, ये हो जाएगा हमारा जहानाबाद। अब यहाँ पर हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए गए डिजिटल बैंकिंग के इस अभियान के प्रतिफल के रूप में जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था ये अभियान, इसके परिणाम स्वरूप बिहार का जो जहानाबाद जिला है ये भी हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में मतलब कर सकते हैं पैसे का भुगतान करने में, लेन देन करने में जो अधिक मतलब कर सकते हैं सक्षम जिला है वो है जहानाबाद। इस रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई है, इस आधार पर जहानाबाद को पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला चुना गया है। ये यहाँ से ध्यान रखें। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि जहानाबाद जिले में कुल 10,35,126 सक्रिय खाता धारक है, यानी कि एक्टिव कर सकते हैं अकाउंट होल्डर हैं, जिनमें से 10,31,235 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद अर्थात इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि कोई न कोई सुविधा उपलब्ध है। इस आधार पर ही ये उपलब्धि जहानाबाद के नाम की गई है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला बनाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2019 में। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। हमारा अगला 11वां प्रश्न हो जाएगा कि अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने हाल ही में या फिर अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी कारखानों में सुरक्षा मानकों की जांच कराने का फैसला किया था। ये फैसला बिहार सरकार द्वारा किया गया, चूंकि मुजफ्फरपुर में एक कारखाना में ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे श्रमिकों की जान गई थी, जिसके आधार पर ही ये फैसला लिया गया था। उसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के एक कारखाने में हुए हादसे से सबक लेते हुए यह फैसला लिया है। आपको ध्यान रखना, फैसले के अनुसार राज्य के सभी कारखानों में सुरक्षा मानकों की अब जांच होगी और इसके लिए श्रम संसाधन विभाग अभियान चलाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना कि 16 अगस्त 2022 को बिहार में गठित नई सरकार में श्री सुरेंद्र नाथ श्रम संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। इसकी जानकारी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। बिहार में जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो किन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया वो तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ये भी है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कई जगहों पर आपको ये 14 फीट भी दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने विकल्पों को ध्यान रखते हुए सही आंसर का चुनाव करना है।
तो 15 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि आपको ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ये कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा में। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल बिहार आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, सितंबर में भी आए और उसके बाद अक्टूबर में भी आए। सीमांचल क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा था, जिस वजह से ये डेट भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए? 36वां राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हुआ, बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार इसमें महज 2 मेडल ही अपने नाम किया है। इनसे संबंधित जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया और इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना की जो टीम थी ये शीर्ष स्थान पर रही थी। लेकिन वहीं पर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की गिनती उन राज्यों में रही जो मुश्किल से 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा। हालांकि इस पदक तालिका में 32 को मतलब स्थान मिला, 32 राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के, तो सबसे अंतिम स्थान जो रहा यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा ये सिक्किम का रहा था, जिन्होंने सिर्फ 1 पदक ही हासिल कर पाया। तो यहां से ये ध्यान रखेंगे इस पदक तालिका में बिहार का जो स्थान रहा ये 2 कांस्य पदक के साथ 31वां स्थान रहा था 36वें राष्ट्रीय खेलों में। तो ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है और प्रश्न पूछा गया कि इस सूची में IIT पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा IIT पटना के 12 प्रोफेसर को इसमें स्थान दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के, यहाँ पे में नहीं बल्कि क्या होगा, दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है और इस सूची में IIT पटना के 12 प्रोफेसर शामिल है और इसमें से आपको ध्यान रखना कि 11 प्रोफेसर पिछले साल भी यानी कि पिछले बार भी दुनिया के 2% वैज्ञानिकों की इस सूची में शामिल हुए थे। इस बार वह 11 नाम भी शामिल है। हालांकि इसमें एक और नाम जोड़ा गया जिसके बाद जो वैज्ञानिकों की सूची हुई IIT पटना से, ये कुल मिला के 12 हो गई। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली बार इसमें एक नया नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉक्टर रंजन कुमार बेहरा का जुड़ा है। एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा एल्पर डोजर यानी कि एडी साइंटिफिक इंडेक्स नामक इस रैंकिंग में भारत को 21वें स्थान पर रखा गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कुल मिला के 21वां स्थान मिला। लेकिन वहीं पे पहले स्थान की बात करें तो 4935 वैज्ञानिकों के साथ अमेरिका इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 15वां प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूसरी राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई और बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो, देखिए यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मतलब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी हुई है क्योंकि ये प्रश्न 1 लाइनर है। हमने यहाँ पर विकल्प नहीं दिया जिस वजह से यहाँ पर बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये सही नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि होना चाहिए था कि बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्रश्न में सुधार कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बिहार ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य कुल मिला के 6 पदक अपने नाम किया है। जो इंदौर में दूसरी राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई, बिहार ने यहाँ पर कुल कितने पदक जीते, तो कुल मिला के 6 पदक, जिसमें कि 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल था। कुल मिला के 6 पदक बिहार अपने नाम की। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुई दूसरी राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप के अंडर 19 युगल बालक वर्ग में अमितेश व हिमांशु राज की जोड़ी व अंडर 14 युगल बालक वर्ग में रोनित राज व अनुराग ने बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वहीं सीनियर ओपन पुरुष युगल वर्ग में बिहार के अभय व अविनाश की जोड़ी को एवं 40+ आयु वर्ग में पुरुष युगल में आनंद सिंह व प्रमोद कुमार की जोड़ी को रजत पदक प्राप्त हुआ। जबकि वहीं पर बात करें अंडर 16 बालक युगल प्रतिस्पर्धा में तो आदित्य गुप्ता व रौनक की जोड़ी एवं अंडर 19 बालक एकल प्रतिस्पर्धा में अमितेश कुमार को कांस्य पदक जीतने में कामयाबी मिली है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मुझे याद है जो राष्ट्रीय बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पिछले वर्ष से, बहुत सारे लोगों ने बोला था ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये छोटे लेवल के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी प्रश्न हम आपको बतलाते हैं उस पर आंख मूंद के भरोसा कीजिए। हम लोग जो प्रश्न को श्रृंखला में शामिल करते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तभी जाकर यहाँ पर शामिल होता है।
देखिए, परिणाम स्वरूप जो आपके एग्जाम आयोजित हुए 2021 में, 2022 में, आपको याद होगा हमने प्रूफ भी आपको दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस प्रूफ को देख सकते हैं कि हमारे नोट से सारे के सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार से संबंधित हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी घटना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तमाम प्रश्न हमने आपको बतलाए हैं, वही हूबहू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो का मतलब जो लिंक दिया गया आप वहां पर जाकर के जरूर देखिएगा। एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि बीपीएससी मेकर का जो मटेरियल है, जो नोट्स है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। निसंदेह आप यहाँ पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हम आपको वही चीजें प्रोवाइड करते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना होती है। देखिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में कितने जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 जिलों को हाल ही में ये सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आपको जानकारी दूं कि हाल ही में बिहार कैबिनेट में 11 एजेंडा पर मुहर लगाई गई अक्टूबर 2022 में। आपको ध्यान रखना, अक्टूबर 2022 में बिहार कैबिनेट में 11 एजेंडों पर 11 ने बल्कि 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। और इसके तहत आपको यह भी ध्यान रखना है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई। साथ ही राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने की भी मंजूरी दी गई। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कुल मिला के 11 जिले के कितने प्रखंडों को, तो 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है कि इसके अलावा बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर अब 38% कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 17वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आपको ध्यान रखना है, हाल ही की घोषणा के आधार पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। और यह जो मनाया जाएगा ये 7 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष भी यह 7 नवंबर 2022 को मनाया गया है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और उसी प्रकार से बिहार के अब सरकारी स्कूलों या फिर सरकारी विद्यालयों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। ये तमाम घोषणाएं अभी हाल ही में हुई है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई ये 7 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात है यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री की। तो नया मंत्रिमंडल जो गठन हुआ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार में गठित नए मंत्रिमंडल में राजद कोटे से श्री चंद्रशेखर को बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा, श्री चंद्रशेखर। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 18वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा 18वां का राइट आंसर हो जाएगा बिहार के सिवान जिले के। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। और प्रज्वल पांडे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जमापुर के रहने वाले हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लीज ट्रस जो कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि ऋषि सुनक कौन से प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के? तो 57वें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पिछले 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं कौन? तो ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला हमारा 19वां प्रश्न होगा कि अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक माह टीचर पेरेंट मीटिंग आयोजित करने का फैसला किया था? तो राइट आंसर होगा ये फैसला बिहार सरकार द्वारा किया गया। और राज्य सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के या फिर विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार इस पेरेंट टीचर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध को बेहतर बनाना है और पढ़ाई से संबंधित जानकारी को हासिल करना है। और साथ साथ इसका एक लक्ष्य ये भी है कि इसके आधार पर वैसी सूचनाएं या फिर वैसा इंफॉर्मेशन विभाग के संज्ञान में आ सके और विभाग उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, जिस लिहाज से इसे मतलब कर सकते हैं इस पहल की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 20वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक मापी गई है? जो मानक निर्धारित किया गया है और इस मानक के आधार पर हम बात करें
तो इससे इस मानक से अधिक मापी गई है कितने जिलों में? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के 7 जिलों में ये यूरेनियम की जो मात्रा है ये मानक से अधिक मापी गई है। आपको ध्यान रखना, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड और महावीर कैंसर संस्थान पटना द्वारा किए गए हालिया शोध के अनुसार बिहार के 7 जिलों के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा 30 इकाई से अधिक पाई गई या फिर मापी गई है। ये 7 जिलों की बात करें तो सुपौल, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, गोपालगंज और सिवान, इसमें कुल मिलाकर ये 7 जिले शामिल है जहां पर कह सकते हैं भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। हमारा अगला पॉइंट है, WHO ने भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा प्रति 10 करोड़ यानी कि आपको ध्यान रखना प्रति बिलियन भाग में 30 इकाई यानी कि प्रति 10 करोड़ भाग जो है या फिर प्रति बिलियन भाग में बात करें तो 30 इकाई निर्धारित की है। लेकिन इसके आधार को हम ध्यान में रखें तो जो अन्य ये 7 जिलों की बात हमने यहाँ पर किया है, इस 7 जिलों में जो ये इकाई मापन है ये अधिक पाई गई है। जो मानक तैयार किया गया है उनसे कहीं अधिक पाया गया है, जिस आधार पर इस सूची में इन 7 जिलों को शामिल किया गया है। और वही बात यहाँ पर हम करें तो यूरेनियम की मात्रा गोपालगंज व सिवान में प्रति 10 करोड़ भाग में 38 इकाई, नवादा में 42 इकाई, शेखपुरा में 46 इकाई, वैशाली में 66 इकाई, नालंदा में 77 इकाई और सुपौल में सर्वाधिक 82 इकाई पाई गई है। जो मानक निर्धारित है वो है 30 इकाई। लेकिन यहाँ पर बिहार के 7 जिलों में ये मतलब कह सकते हैं जो आंकड़े निकल कर आए हैं आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न। ये प्रश्न की अक्टूबर 2022 के टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहां किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पूसा में किया जाएगा। और आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के पूसा समस्तीपुर में पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा और कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ साथ पूसा समस्तीपुर में इसका निर्माण किया जाना है। आपको ध्यान रखना, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्टूबर 2021 में, यहाँ पर नोट कीजिएगा, अक्टूबर 2021 में रेलवे भूमि संशोधित नीति को मंजूरी दी थी। और हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा अडानी ग्रुप से संबंधित कि अडानी ग्रुप ने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीदी है। ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष यूएई लीग यानी कि यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विस्तृत तौर पर हमने ये सारी जानकारी आपको दिया था। और साथ साथ फोर्ब्स इंडिया 2022 की सूची के अनुसार गौतम अडानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। अगला 22वां प्रश्न है कि बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया था? राइट आंसर होगा याशिता सिंह। आपको ध्यान रखना, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया ये 1 नवंबर 2022 से गोवा में किया गया, 1 नवंबर 2022 से। और इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें शामिल थी, टीम ए, बी, सी और डी यानी कि 4 वर्गों में इसे बांटा गया था। और इसी के तहत याशिता सिंह का चयन बिहार से किया गया और ये टीम डी में इनका चयन किया गया था। हमारा अगला पॉइंट होगा याशिता सिंह का चयन विमेन्स अंडर 19 T20 ट्रॉफी में बेहतर खेल के आधार पर किया गया था और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली बिहार की एकमात्र महिला क्रिकेटर या फिर महिला खिलाड़ी है। ये यहाँ से नोट कर लीजिए। 22वां का जो मतलब यहाँ जो एक्सपेंशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ साथ हमारा यहाँ पर एक और पॉइंट है याशिता सिंह के बारे में कि इनका जो व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर है ये नाबाद 138 रनों का है। कहीं ना कहीं ये भी इनके मतलब सिलेक्शन में एक अहम रोल प्ले किया होगा। अगला हमारा 23वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो कुल मिला के 224.19 करोड़ की लागत वाली कुल 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। आपको जानकर दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 224.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये मंथ भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके तहत हमारा अगला पॉइंट होगा कि और बेगूसराय और साथ साथ बक्सर में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया। अगला पॉइंट है उन्होंने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और साथ साथ हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ये जानकारी आपको दिया गया है। तो ये 24वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोहतास जिले का एक स्थान है। और इनसे संबंधित हमारा पॉइंट है कि हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है, इसमें चेनारी रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है और साथ ही साथ इस एथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ से अधिक का भी निवेश प्रस्तावित है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि रोहतास जिले में एथेनॉल प्लांट की जो क्षमता होगी ये 300 KLPD होगी, यानी कि 300 किलोलीटर पर डे इसकी क्षमता होगी। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया जिले में बना था और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। ये तमाम चीजें की जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के 25वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको ध्यान रखना, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। हालांकि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाए। इनसे संबंधित ये सारी जानकारी है जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि साथ ही अररिया जिले के ओराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये ओराई हिंगना वही स्थान है जहाँ पर महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया है। बतलाएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग लिखें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी आप विस्तार पूर्वक लिखें। और साथ साथ जो ऑफर की जानकारी हमने आपको दिया था, आप ये तमाम मटेरियल और साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो तमाम चीज़ों को हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कोर्स को परचेज करें, इसमें जो कूपन कोड है PM100 इसका आपको इस्तेमाल करना है। ये आपका जो फी होगा ये डिक्रीज हो गई, ये 12 महीनों की अवधि के लिए 299 में आपके लिए उपलब्ध रहेगा। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहीं से आपसे डाउनलोड कर पाएंगे। तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। इसमें आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूड है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।